आज हम लोग 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो उसका सॉल्यूशन जानने से पहले एनसीईआरटी का थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रकृत संख्या। जो भी गिनती वाली संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सबको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और दूसरा नंबर पे हम लोग का पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और गिनती वाली ही संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि होल नंबर कहते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग का पूर्णांक है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या में ही अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। और चौथा नंबर में हम लोग का है भिन्न संख्या, यानी जो भी बटा वाली संख्या होती है उसे भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या को इंग्लिश में फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। अब पांचवा नंबर पे है हम लोग का परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, भिन्न है, ये सभी को मतलब इसका टोटल इसमें ऐड हो जाता है। जैसे इसमें हो गया 0 1 बटा 2 -3 4/5 etc। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के 3 गुणधर्म है। पहला है संवरक नियम, जिसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ कहते हैं। और दूसरा है क्रम विनिमयता, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तीसरा है सहचार्यता, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे कि संवरक नियम क्या है, क्रम विनिमयता नियम क्या है, सहचार्यता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे संवरक नियम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गणित के 4 मौलिक क्रियाएं हैं। पहला जोड़, घटाव, गुणा, भागा। संवरक नियम में होता क्या है कि जो a है ये कोई पूर्णांक हो और b भी कोई पूर्णांक हो, तो उसका जो आंसर आएगा कोई भी मौलिक क्रिया को यहाँ पर रखने पर, वो भी अगर ये भी पूर्णांक आता है तो हम समझेंगे कि जो प्लस है, अगर प्लस में आ जाता है, ठीक है, अगर ये कोई पूर्णांक है और प्लस b कोई पूर्णांक है, इसका आंसर ये भी पूर्णांक आ जाता है, तो हम मानेंगे कि जो जोड़ है वो संवरक नियम का पालन करता है। अब हम लोग एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। ले लेते हैं 5 भी एक पूर्णांक है। और इसमें पहले हम लोग जोड़ के लिए देख लेते हैं। जोड़ के लिए जोड़, अब यहाँ 4 दे देते हैं। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। अब जो हमारा आंसर आया है ये भी एक पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों का योग संवरक नियम का पालन करता है। अब हम लोग घटाव के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या घटाव में संवरक नियम का पालन हो रहा है। इसमें भी हम लोग कोई पूर्णांक ले लेते हैं। चलिए इसे भी ले लेते हैं 5। और घटाव के लिए है तो -4 रख लेते हैं। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। इसका जो आंसर आएगा ये भी एक पूर्णांक है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों का घटाव संवरक नियम का पालन करता है। अब हम लोग गुणा के लिए चेक कर लेते हैं। गुणा के लिए चलो कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग गुणा रखेंगे और 2 ले लेते हैं, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो जो 6 है ये भी एक पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों का गुणा संवरक नियम का पालन करता है। अब हम लोग भाग के लिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी कोई पूर्णांक ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और इसका डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 6 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। और इसका जब हम भागा करते हैं तो ये जो 3 आंसर आता है ये भी एक पूर्णांक है। हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों का भाग संवरक नियम का पालन करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भागा है, ये टोटल जो है संवरक नियम का पालन करता है। हम लोग का क्रम विनिमयता, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो इसका भी हम लोग पहले, इसका जो रूल है ये है a + b = b + a, ये योग के लिए। तो हम लोग पहले योग के लिए पहले चेक कर लेते हैं क्या ये योग क्रम विनिमयता का पालन करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 5 + 2 = 2 + 5। 5 2 हो जाएगा 7 और इधर भी आ जाएगा 7।
पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय है। अब हम लोग घटाव के लिए देख लेते हैं कि क्या घटाव क्रम विनिमयता का पालन करता है या नहीं। कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं हम लोग। 5 घटाव है तो -3 इक्वल टू 3 - 5। इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -2। तथा हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, क्योंकि इधर 2 आ गया है, इधर -2 आ गया है, तो ये पालन नहीं करता है। अब हम लोग गुना के लिए देख लेते हैं कि गुना क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है या नहीं। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पूर्णांक 5 × 2 = 2 × 5। इधर 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का गुना क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है। अब भाग के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाग क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है या नहीं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 20 भागा 2 इधर इक्वल टू 2 भागा 20। इधर जब हम भाग देंगे तो इधर यहाँ पर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 2/20 1/10। अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांकों का भाग है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। हम लोग का तीसरा नंबर पे है सहचारिता। हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। जोड़ में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 2 3 इसमें क्या है कि इन दोनों को पहले हम लोग साथ रखेंगे और इसको बाहर, और इसमें भी 2 को बाहर कर देंगे और इधर 3 और 4 को साथ में कर देंगे। 3 2 5 आ गया, इधर 4 और ये 2 हो गया, इधर 7 हो गया और 5 4 9 और इधर 7 2 9। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का योग सहचारिता नियम का पालन कर रहा है। हम लोग घटाव के लिए देख लेते हैं। घटाव इसमें ले लेते हैं 3 2 इन दोनों के साथ, इसको बाहर और 3 2 - 3। 3 में से 2 गया 1 -3 इक्वल टू 3 माइनस 2 में से क्या -1। इधर आ जाएगा -2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 4 -+4। तथा हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का घटाव सहचारिता का पालन नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अब हम लोग गुना के लिए चेक कर लेते हैं। गुना इसमें ले लेते हैं 2 3 4 और 2 और 3 4 को एक साथ कर लेते हैं। 3 दूना 6 गुना 4 इधर 2 12 तो तक 24 और इधर भी आ गया 12 दूनी 24। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का गुना सहचारिता का पालन कर रहा है। अब हम लोग भाग के लिए चेक कर लेते हैं कि भाग पालन करता है नियम का कि नहीं। 2 भागा 3 भागा 4 2 भागा 3 भागा 4 इधर हो जाएगा 2/3 भागा 4 इधर हो जाएगा 2 भागा 3/4। अच्छा, जब हम लोग भागा को गुना में बदलते हैं तो संख्या पलट जाता है ना, इसलिए 2/3 गुना 1/4 इधर हो जाएगा 2 गुना 4/3 और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 कट गया। अब 3 दूना 6 1/6 इधर आ जाएगा 4 दूनी 8/3। हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का भाग सहचारिता नियम का पालन नहीं करता है। तो देखेंगे योज्य तत्समक।
जब किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है। जैसे देख लेते हैं, अगर हम 5 में 0 को जोड़ेंगे, इससे वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगा। x में 0 जोड़ेंगे, फिर से x आ जाएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे, फिर से 4 आ जाएगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो एक योज्य तत्समक है। सभी संख्याओं के लिए 0 क्या है? 0 एक योज्य तत्समक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणात्मक तत्समक। जब किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 8 है। अगर हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है। 3 है, इसमें 1 से गुणा करेंगे फिर से वही हो जाएगा। 5 है, इसमें 1 से गुणा करेंगे फिर से वही आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे हम लोग 3 ले लेते हैं। अगर 3 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ेंगे कि इसका जो योग होगा वो शून्य हो जाए। 3 में अगर हम -3 को जोड़ेंगे तो इसका जो योग होगा वो शून्य हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 का योज्य प्रतिलोम -3 है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अगर 2 में हम क्या जोड़ेंगे ऐसा कि इसका योग शून्य हो जाए। तो 2 में अगर हम -2 को जोड़ेंगे तो इसका योग शून्य हो जाएगा। अर्थात 2 का योज्य प्रतिलोम -2 है और -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर -5 रहा तो इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि योग शून्य हो जाएगा। तो अगर -5 में हम 5 को जोड़ेंगे तो इसका भी आंसर 0 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि -5 का योज्य प्रतिलोम 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है। टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे में अगर कोई संख्या 2 है, अगर 2 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे तो अब इसका जो गुणनफल हो 1 आए। अगर हम 2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 1 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है। और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 है। 3 में हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे ताकि इसका गुणनफल 1 आ जाए। तो इसमें अगर हम 1/3 से गुणा करेंगे तब हमारा गुणनफल जो होगा वो 1 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 है। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर 1/3 है तो 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम